अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। मुस्लिम लीग नून चाहे ही रिटायर्ड जर्नलिस्ट के एहतसाब से यू टर्न ले चुकी हो, लेकिन 2017 में इक्तदार की धक्कम पेल में मुलव्विस किरदारों के खिलाफ आज भी किसी न किसी सूरत में शिकायत का ना खत्म होने वाला अंबार मौजूद है। सियासतदानों के साथ कई ऐसी कारोबारी शख्सियात भी हैं जिनको इस दौरान इबरत का निशाना बनाया गया, लेकिन अब हवाओं का रुख तब्दील होने के बाद उन्होंने भी कुछ हिम्मत पकड़ी है और अपने साथ होने वाली लामुतनाही ज्यादतियों का अजाला करने के लिए अदालतों का रुख करना शुरू कर दिया है। आज ऐसी एक दरखास्त की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई जिसमें साबिक डीजी ISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर जमीन पर कब्जे और एक शहरी की फैमिली को अगवा करने का इल्जाम था। यह वाहिद दरखास्त नहीं है जो साबिक डीजी ISI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, बल्कि उनके खिलाफ करप्शन समेत और भी बहुत से इल्जामात के तहत दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिनमें काबिल जिक्र फैजाबाद धरना केस है। फैजाबाद धरने में किसने क्या किरदार अदा किया और किस तरह मुजाहिरीन में पैसे बांटे गए, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज फैज हमीद के खिलाफ जमीन पर कब्जे से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में हुई। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दरखास्त गुजार से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी दरखास्त में संगीन इल्जामात हैं। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि केस की समाअत को मुख्तसर अरसे के लिए मुलतवी कर दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इल्तवा नहीं देंगे, अभी तैयारी कर ले, तारीख देने की कर दिए। दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि 12 मई 2017 को जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के हुक्म पर मेरे घर और ऑफिस पर छापा मारा गया। छापे में कीमती सामान और हमारी निजी हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड चोरी कर लिया गया। मेरे खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई का मकसद निजी हाउसिंग सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करना था। रेड के बाद मुझे और मेरे 5 साथियों को गिरफ्तार करके हब्से बेजा में रखा गया। दरखास्त गुजार का कहना था कि फैज हमीद ने दरखास्त गुजार को 5 फैमिली मेंबर्स के साथ अगवा करके हब्से बेजा में रखा। वफाकी हुकूमत जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, उनके भाई नजफ और दीगर के खिलाफ कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया तो अदालत क्या करे, जिस पर वकील ने कहा वजारत दिफा को हुक्म दिया जाए और कार्रवाई की मजाज अथॉरिटी वजारत दिफा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा कि क्या ये केस पहले भी इस अदालत के सामने आया था, जिस पर दरखास्त गुजार ने कहा कि हमारी दरखास्त तो पहली बार समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के सामने 2 दरखास्तें हैं। जाहिदा जावेद असलम की दरखास्त भी हमारे सामने है। वकील हफीजुर रहमान से मुकालमा करते हुए काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमने तारीखें देने की रवायत खत्म कर दी है, चौधरी साहब तैयारी नहीं है तो घर जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरखास्त गुजार के पास फैज हमीद समेत फरीकैन के खिलाफ मुतल्लिका फॉर्म्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स को छेड़े बगैर ये दरखास्तें निपटाती है। अदालत ने कहा कि दरखास्त गुजार ने ISI के साबिक ओहदेदार पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि दरखास्त गुजार वजारत दिफा से रुजू कर सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक रिटायर्ड फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल ऐसे नहीं होना चाहिए कि गैर मौजूद फर्द के भी बुनियादी हुकूक मुतासर हों। जस्टिस अतर मिलाना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) का इख्तियार हर मामले में मत घसीटें। आर्टिकल 184(3) के तहत जबरी गुमशुदगियों समेत कई नागुज़ीर मामलात मौजूद है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट जजेस और चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल होता है। फेयर ट्रायल के भी कुछ उसूल होते हैं। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा ने DG HR सेल सुप्रीम कोर्ट को अदालत तलब करते हुए पूछा कि क्या आपके पास कोई कानूनी ऑर्डर या नोटिफिकेशन है जिसके तहत HR सेल चल रहा है। DG HR सेल ने बताया कि HR सेल 2005 के एक सर्कुलर से अमल में आया था। दिसंबर 2019 में फुल कोर्ट इजलास में HR सेल के रूल्स बनाने का मामला आया, लेकिन बनाए नहीं गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि 2019 के बाद तो फुल कोर्ट इजलास मेरी सरबराही में 18 सितंबर को हुआ। किस कानून के तहत सर्कुलर हुआ? साकिब निसार किस कानून के तहत चैम्बर में केस सुनते रहे? DG HR सेल ने कहा कि चीफ जस्टिस के पास चैम्बर में केस सुनने का कोई जुडिशियल इख्तियार नहीं था। जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि HR सेल ने अपना रिकॉर्ड ज़ाया कर दिया है, जिस पर DG HR सेल ने बताया कि साकिब निसार के कहने पर HR सेल को 3,98,000 दरखास्तों का रिकॉर्ड ज़ाया किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार अज खुद अपने चैम्बर में रिपोर्ट्स मंगवाते थे, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि HR सेल की तश्कील ही गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट के पास बुनियादी हुकूक के लिए इख्तियार सिर्फ आर्टिकल 184(3) के तहत है। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि बजरिया HR सेल 2005 से मुतवाज़ी अदालती निज़ाम चल रहा है, जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में कोई हुक्म जारी नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस केस को खुली अदालत में मुकर्रर करके फैसला करने का इख्तियार रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने जाहिदा असलम की दरखास्त निपटाते हुए कहा कि जाहिदा असलम केस में चीफ जस्टिस साकिब निसार के चैम्बर के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यह केस जो आज सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत था, इसका पस मंजर भी है। और इस पस मंजर पर आलम अपने कॉलम में यूं बताते हैं कि मेरे मोहल्ले F11 में 12 मई 2017 को नमाज फजर से कुछ देर पहले रेंजर्स की दर्जनों गाड़ियों, ट्रकों और एम्बुलेंसेस का कॉन्वॉय 100 से जायद मशीन गनों से मुसल्ला सोल्जर्स के साथ दाखिल हुआ।
ऑपरेशन के तयशुदा प्लान के तहत गाड़ियां F11 की मुख्तलिफ गलियों में दाखिल हुई और एक मुकर्ररा वक्त पर 4 घरों को घेरे में ले लिया। ऑपरेशन फैज़ रदाल दहशतगर्दी का आगाज़ F11-4 में रमेश सिंह अरोड़ा के घर से हुआ और दीवारें फलांग कर मुसल्ला वर्दी पोश और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद घर के अंदर लकड़ी का दरवाज़ा तोड़कर कमरों में घुस गए। रमेश सिंह, जो कि पंजाब असम्बली के इकलीती मेंबर थे और उनका ख़ानदान करतारपुर सिंह गुरुद्वारा के नस्ल दर नस्ल निगरान है, खुद उस वक्त करतारपुर गए हुए थे। घर में कोई और मर्द नहीं था, सिर्फ उनकी बीवी, छोटे बच्चे, उनकी बेवा बहन और उसके छोटे बच्चे सो रहे थे। सबको घसीट कर बेडरूम से निकाला गया और उन्हें डरी सहमी औरतों और खौफजदा बच्चों से तफ्तीश शुरू हुई कि वक़ार किधर है। अब वक़ार तो वहाँ कोई था ही नहीं, तो फिर वो निकलता कैसे। कुछ ही देर बाद इंतहाई तरबियत याफ्ता और बेहतरीन इंटेलिजेंस और हथियारों से ईरान को एहसास हुआ कि वो गलत घर में घुस गए हैं और जिस घर में उन्हें जाना था वो रमेश के घर के सामने सड़क की दूसरी तरफ था। फ़ौरन ही वहाँ से पसपाई इख्तियार की, लेकिन औरतों बच्चों की नफ्सियात और मोहल्ले में उनकी इज्जत और साख को जो नुकसान पहुँचना था वो पहुँच चुका था। और उसके बाद ये सारे का सारा मामला रमेश सिंह अरोड़ा के सामने वाले घर यानी सड़क के उस पार वाले घर के अंदर हुआ और ये घर उसी का था जिसकी तरफ से आज पिटीशन दायर की गई है। वहाँ किस तरह लोगों को हब्से बेजा में रखा गया, उनको ज़दोकोब किया गया और फिर इसमें ये लिखा गया है और फिर पिटिशनर ये कहता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी के जो कागजात हैं उसमें 50% एक शख्स जो नजफ़ नामी शख्स है कहा गया कि उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए और 50% मासूबा नामी खातून जो लंदन में मुकीम थी उसको ट्रांसफ़र करने का कहा गया। ताहम उसने ऐसा करने से इनकार किया जिसकी वजह से उसको मजीद ज़दोकोब का निशाना बनाया गया। ये केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भेजा गया, वहाँ से भी प्रोसिक्यूशन को अच्छी खासी सुननी पड़ी। उस शख्स का एक्विटल हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला था, क्योंकि 780 उस शख्स पर लग चुकी थी, ये फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बरकरार रखा। उसके बाद ये फैमिली पाकिस्तान छोड़कर चली जाती है, 3 साल तक वहाँ पर मुकीम रहते हैं। अब जैसे ही हालात बदले हैं तो इन्होंने वापस आकर इस केस को परसू करने का फैसला किया है। उसी के फॉलोअप में आज पिटिशनर ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया और वहाँ पर उसे वजारत दिफा से रुजू करने का कहा गया है। अब ये इंतहाई अहमियत का हामिल केस है। इस केस में क्या होगा, क्योंकि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद के अगेंस्ट चार्जशीट तो लंबी है, ज़मीन एक और केस भी है और वो केस है सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का केस। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं किया जा सकता है। अब इस फैसले के खिलाफ हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इरादा रखती है और ज़ाहिर है 30 रोज़ के अंदर वो अपील का इख्तियार रखती है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फैसले के बाद। लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ने तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। ताहम जो शहदा के लवाहिकीन हैं, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाने का इंदिया जाहिर किया है। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। इससे ये मिलिट्री कोर्ट्स की जो बंदिश है ये बुलवाइयों इंतशारियों की सहूलत का बाइस बन सकता है, खुदा न खास्ता है। और इंशाअल्लाह मंडे के दिन जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हम पटिशन दायर करने जा रहे हैं। इस सेक्शन के खिलाफ ना हम खड़े होंगे बल्कि हम अपनी आवाम से भी ये मुतालबा करते हैं कि वो हमारा साथ दे, अपने शोधा का साथ दें। हम अपनी आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करें कि फौजी अदालतों को काइंडली आप अपना काम करने दें। इन दोनों अहम मामलों पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सिद्दीकी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इंतहाई अहमियत का हामिल केस सामने आया जब पिटिशनर साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के अगेंस्ट एक संगीन इल्ज़ामात पर मबनी पटिशन लेकर आया। क्या वजह है कि ये पटिशन टेकअप तो हुई, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस पर समाअत भी कर रहा था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में आगे नहीं चल सका? देखिए, इस समाअत के दौरान बहुत सारे ये तो बात है कि आगे नहीं चल पाया, लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो सामने आए कि किस तरह से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जो हैं उन्होंने चैम्बर के अंदर जो है वो फैसले किए और उन फैसलों के हवाले से यानी कि चैम्बर में बैठकर जुडिशल प्रोसीडिंग या जुडिशल ऑर्डर्स पास किए। तो उस पर जो है वो अदालत ने वकला की मावनत से पूछा, जिस पर वकला ने ये बताया फारूक एच नाइक, सलमान असलम भट्ट और एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मासवाए 2-3 चीज़ों के चैम्बर में समाअत नहीं हो सकती, जिसमें एक तो ये कि केस लगाने का हुक्म दिया जा सकता है ओपन कोर्ट के अंदर, या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अगर अपीलें आएँ तो वो चैम्बर में अपील की समाअत हो सकती है। मासवाए इनकी और कोई जुडिशल ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता है। तो एक तो ये कि वो जो जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो दरख्वास्त आई थी, उस दरख्वास्त को तो डिस्पोज ऑफ अदालत ने इस बुनियाद पर कर दिया है क्योंकि दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ ये था कि उनके साथ जो है
काफ़ी ज़्यादती हुई है और उसकी बुनियाद शायद यही ऑर्डर था जो कि गैर कानूनी करार दिया गया है। और उसमें जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद और आईएसआई के दीगर 4 एहलकारों को जो है वो रिस्पोंडेंट बनाया था। तो अदालत में ने पूछा उनसे कि क्यों आपकी जो दरख्वास्त है ये हम सुने। तो जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे मोइज़ खान के, उन्होंने ये कहा कि जनाब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही ने इसका फैसला किया था तो लिहाजा मेरे पास कोई और रेमेडी मौजूद नहीं है, तो मैं 184(3) के तहत ही ये जो है मुकदमा अदालत के सामने लेकर आया हूँ। तो उस पर अदालत ने कहा कि आइन का आर्टिकल 184(3) जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि इसके अंदर या तो पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला हो या फिर बुनियादी हकूक़ के निफाज का मामला हो। अब जबकि आपके पास इस हवाले से जब वकला से एडिशनल अटॉर्नी जनरल से अदालत ने पूछा तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त का गुजार जो है उसके पास ऑल्टरनेट फोरम जो है वो रेमेडी के लिए मौजूद हैं। वो इन अफराद के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं और इसके अलावा जो है वो ये भी है कि अगर ये वजारत दिफा से जो है वो रुजू कर सकते हैं क्योंकि आर्म फोर्सेस वजारत दिफा के नीचे आती हैं। और इस मौके के ऊपर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी ये कहा और जस्टिस सदर मिनला ने भी ये रिमार्क्स दिए कि फ़ौज का एक मैकेनिज़्म है जिसके तहत अगर उनके खिलाफ शिकायत जाए किसी रिटायर्ड फौजी ऑफिसर के तो उसको बहाल करके तो फिर उसका कोर्ट मार्शल होता है। तो ये क्योंकि रेमेडी मौजूद है दरख्वास्त गुजार के पास, तो अदालत ने ये कहा है कि वो ऑल्टरनेट फोरम जो है ये तमाम चीजें ऑब्जर्व करने के बाद सिद्दीकी साहब यानी पिटिशनर को कहा गया है फोरम से रुजू कि वो हुकूमत से रुजू करे, यानी वजारत दिफा तो ऑब्वियसली ये हुकूमती फोरम होगा। तो ये मई 2017 का वाक़या और आपको याद होगा मई 2017 के अंदर जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है तो उस वक्त एक हुकूमती एमपीए के घर पर भी इसी किस्म का मामला हुआ था, धावा बोला गया था और पता चला कि नहीं ये घर नहीं है, इस घर में जाना है कि जो पिटिशनर अब आ रहे हैं जहाँ से मोइज़ खान साहब, जी रमेश सिंह अरोड़ा उनका नाम था, वो साबिका अक़लियती एमपीए है। तो उन्होंने उस वक्त चौधरी निसार अली खान से शिकायत की थी अपनी हुकूमत में होने के बावजूद, तो उस वक्त हुकूमत कुछ नहीं कर पाई थी। अब हुकूमत या हुकूमती फोरम रेमेडी दे सकता है? देखें उस वक्त की हुकूमत जो है वो तो इसका जवाब दे सकती है, लेकिन दरख्वास्त गुजार का कहना था कि उसका कोई ग्रीवियंस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। तो उसका ग्रीवियंस इन 5 अफराद के खिलाफ है। अब उस हवाले से ये 5 अफराद जो हैं वो एक मुसल्लह अफवाज के डिसिप्लिन के अंदर होते हैं और ये हमने देखा है कि ये प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई की हो जो खिलाफ हो तो उनको बहाल करके और फिर आपको याद होगा ये बलूचिस्तान का भी एक वाक़या है, उसके अंदर भी कुछ लोगों को बहाल करके और फिर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई थी, उनकी तमाम मराहत वगैरह जो है वो वापस ली गई थी। तो ये कुछ है। अब अदालती फैसले भी आ चुके हैं। अभी जो नैब तरामीम का केस था उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह का भी एक नोट है जिसके अंदर कहा गया कि रिटायर्ड अगर लेकिन बहरहाल फिर ये मामला है वहीं पे है कि ये डिसिप्लिन का मामला है। आर्मी एक्ट के नीचे जो है वो कार्रवाई दरख्वास्त गुजार ने भी जो है वो यही अपनी दरख्वास्त के अंदर कहा था कि जिस तरह से उसके 3 नवादरात जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद ने रख लिए और बाकी वापस कर दिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हुई हैं उनके साथ ज्यादती। अच्छा, देखिए सिद्दीकी साहब ये तो एक पिटिशन है लेकिन और भी बहुत सारे चार्जेस हैं। जी तो फिर इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का ये 184(3) का मैटर इस वक्त नहीं बनता है। ठीक, अच्छा, अब ये जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम खास तौर पे 9 मई इंसिडेंट के बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हुआ और बहुत सारी जगहों पर ये नाम लिया जाता है। हत्ता कि जो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है जिसके बारे में तासुर यह है कि आजकल हवाओं का रुख उस तरफ है, उन्होंने भी नाम लेना शुरू किया और 5 के टोले के अंदर जो प्रोमिनेंट नाम था साकिब निसार साहब के अलावा वो जनरल फैज़ हमीद का भी था। अब तो वो भी नाम नहीं ले रहे हैं। तो 9 मई का मामला हो या फिर वो फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस हो उसमें और फिर अब ये जो मामला है, आपको लगता है कि ये इदारा कोई एक्शन ले सकता है या आने वाले दिनों में जनरल फैज़ हमीद साहब विल बी लाइक फिश आउट ऑफ वाटर? देखिए ना सिर्फ ये बल्कि आप ये देखें कि 2018 के या बाकी जो प्रोजेक्ट इमरान के मंसूबा साज हैं वो तकरीबन तमाम के नाम जो हैं वो आ रहे हैं। आज के इस कार्रवाई के अंदर भी साकिब निसार साहब जो हैं उनका नाम भी आ गया, जनरल फैज़ हमीद का नाम भी आ गया और
जो है फैजाबाद धरना केस के अंदर भी उसके ऊपर मुआहदे के ऊपर तो जनरल फैज हमीद के दस्तखत हैं और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जिसने पहले फैजाबाद धरना केस की बुनियाद पर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए कार्रवाई करके इनको बरतरफ करने की अपनी नजरसानी अपील की थी, वो उसने भी कहा कि ये बिल्कुल जो अदालती हुक्म है ये बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो वहां से पिटीशन वापस ले ली अपनी नजरसानी दरखास्त की फैजाबाद धरना केस के अंदर। तो ये जो मामलात हैं ये बहरहाल खुल तो रहे हैं, अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जाते हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि वजारत दिफा, बिल्कुल वजारत दिफा अगर अपनी इंक्वायरी करने के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे रिकॉर्ड का हिस्सा होंगी और बेहतर भी यही होता है कि अगर इदारे अपना एहतसाब खुद करें, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक शिकायत जो है एक फाजिल जज साहब के हवाले से है और वो फाजिल जज साहब उनको भी शोकास नोटिस जारी हो चुका है 10 नवंबर तक और हुकूमत की तरफ से भी यही इतलात हैं कि फैजाबाद धरना कमीशन के हवाले से सच सामने लाने के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं वो तकरीबन फाइनलाइज हो गए हैं और हो सकता है कि 10 नवंबर को जो है वो फेडरल कैबिनेट की एक मीटिंग होनी है जिसके बाद एक जो इंक्वायरी कमीशन है उसकी कोई इजाज़त या उसके बारे में कोई फैसला आए सामने। तो बज़ाहिर तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सारी देखी जा रही हैं कि ये हुस्न इत्तफाक है, मुकाफ़ाती अमल है या इस्टेब्लिशमेंट के अपने अंदर भी एक सोच है कि किस तरह से फौज के इदारे के इख्तियारात हमारे अफसरान इस्तेमाल करते रहें, उसकी भी स्क्रूटनी हो। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कुयूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कल गुज़श्ता रोज़ ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल पहुंचने के इम्कानात एक बार फिर से रोशन हो गए। कल ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत और मैक्सवेल की 128 गेंदों पर 201 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात फिर से रोशन हो गए। पाकिस्तान की नाकिस परफॉर्मेंस के बावजूद भी अगर मगर के खेल में पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की राहें काफ़ी हद तक आसान है। कल श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाला मार्का पाकिस्तान के लिए भी अहमियत इख्तियार कर गया क्योंकि इस मैच का रिजल्ट ही पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने के इम्कानात को 90% तक ले आएगा। अगर मगर के इस खेल में पाकिस्तान किस तरह अब सेमीफाइनल में जा सकता है, इस वक्त साबिक टेस्ट क्रिकेटर मायनाज फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। बिला ताखिर उनकी तरफ पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी वालेकुम सलाम। रिपोर्ट आपने देखी है, इससे पेशतर के पाकिस्तान अपना लास्ट मैच खेले, कल न्यूजीलैंड अपना लास्ट मैच खेलने जा रही है अगेंस्ट श्रीलंका। व्हाट आर यू लुकिंग एट? देखिए मेरा ख्याल है कि जो लास्ट मैच हुआ अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, उसने पाकिस्तान के दोबारा सेमीफाइनल में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रोशन कर दिए हैं। जब 97 थे ऑस्ट्रेलिया के तो लग रहा था कि पाकिस्तान कम्प्लीटली इस वर्ल्ड कप से आउट हो चुका है, मगर उसके बाद जिस तरह आपको भी पता है कि जो मैक्सवेल ने इनिंग खेली है, मेरा ख्याल है कि क्रिकेट हिस्ट्री की एक सबसे शानदार आप इसको इनिंग कह सकते हैं। 87 में विव रिचर्ड ने 189 किया था श्रीलंका के ख़िलाफ़ और फिर सईद अनवर ने 194 किया था इंडिया के ख़िलाफ़, मगर इस इनिंग ने उन सब इनिंग्स को पीछे छोड़ दिया। एक नाकाबिले यकीन किस्म की उन्होंने बैटिंग की है जिसने सारी टेक्निक को, जितने भी एक्सपर्ट्स जो ओपिनियन थी उन सबको रॉन्ग साबित किया। मसलन कि हम बात करते हैं एज ए क्रिकेटर टेक्निक की, मगर जिस तरह उनके दोनों टांगों को क्रैम्स पड़े हुए थे और उन्होंने बगैर टांगे हिलाए ऐसे, वो जो फुटवर्क का कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत पीछे रह गया। उसको तो तबाह बर्बाद करके रख दिया ना फुटवर्क के कॉन्सेप्ट को। वो तो ऐसे लग रहा है जैसे गोल्फ खेल रहे थे। हाँ, वो तो बिल्कुल हाई हैंड कोऑर्डिनेशन के साथ क्रिकेट खेल रहे थे ऐसे ही। तो मेरा ख्याल है कि उस इनिंग ने पाकिस्तान को दोबारा इस टूर्नामेंट में वापस ला दिया। अब सिंपली पाकिस्तान को एक तो इंग्लैंड को हराना पड़ेगा और दूसरा अगर जो श्रीलंका या जो न्यूजीलैंड का मैच है, या तो बारिश की नज़र हो जाए, एक पॉइंट मिले, या फिर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, तो पाकिस्तान के मेरा ख्याल है कि बहुत ईजी। तो हमें ज़्यादा दुआ किस चीज़ की करनी चाहिए? क्योंकि अभी तो कल के मैच में तुम दुआ ही कर सकते हैं, दवा तो आएगी ना इंग्लैंड के मैच में 11 नवंबर को, तो कल हमें क्या दुआ करनी चाहिए कि बारिश हो जाए? देखिए, एक तो बारिश की दुआ करनी चाहिए और दूसरा अगर बारिश फ़र्ज़ किया कि यह दुआ कबूल नहीं होती तो फिर हमें थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी दुआ कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे। ये तो कोई मेरेकल ही होगा यानी श्रीलंका के अंदर या तो कोई ऐसा मैक्सवेल पैदा हो जाए। नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि दो टीमें हैं। जिस तरह पाकिस्तान का जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच भी इसलिए टफ है कि इंग्लैंड की टीम आखिरी पोजीशन पर मौजूद है और इंग्लैंड को चैंपियन ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के लिए नंबर 8 पे आना पड़ेगा। और इसी तरह श्रीलंका के साथ भी यही है, तो उनको मेरा ख्याल है कि दोनों एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। हमें यानी श्रीलंका को ये बावर कराना पड़ेगा कि भाई तुम्हें जीतना है, इसलिए जीतना है कि तुम्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है। तो आप
क्या देख रहे हैं वैसे कल वेदर फोरकास्ट क्या है? मेरी नज़र से नहीं गुजरी, वेदर फोरकास्ट क्या है जहाँ पे ये मैच होने जा रहा है, और फिर अगर मैच होता है तो फॉर श्योर तगड़ी तो न्यूजीलैंड ही। देखिए मेरा ख्याल है बेंगलोर में मैच हो रहा है और जो वेदर फोरकास्ट है वो तो कल मेरा ख्याल है कि 12 बजे से लेके 5 बजे तक रेन है और 90% जो फोरकास्ट है वो बारिश की है। तो आपकी मेरा ख्याल है कि 90% दुआएं तो कबूल हो चुकी हैं, अब बाकी 10% ये अब अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। कुदरत का निज़ाम है। कुदरत का निज़ाम है, क्योंकि हम जो अपने बेसिक ब्लेंडर्स होते हैं, जो हमारी और मिसचीफ्स होती हैं, हम उनको कवर कुदरत के निज़ाम से ही करते हैं ना। अच्छा, डोंट यू थिंक कि आज इंग्लैंड नीदरलैंड के खिलाफ जिस तरह से कम बैक किया है, मतलब नीदरलैंड नो डाउट कि कमज़ोर हरीफ है, लेकिन इंग्लैंड की परफॉर्मेंस भी को बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन आज जितना बड़ा टारगेट उन्होंने नीदरलैंड को दिया है और बॉलिंग भी समहाउ और दी अदर ठीक हो रही है, तो इंग्लैंड तो कम बैक कर गया है। यानी वो जो कॉन्फिडेंस और मोराल बहुत नीचे गया हुआ था, रिवाइव करने का मौका तो आज इंग्लैंड को मिला होगा, तो इंग्लैंड को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए पाकिस्तान को। देखिए सम आप कह सकते हैं रिवाइव उन्होंने किया, मगर उसमें ये है कि जो उनके मेजर बैट्समैन थे 150 पे आउट हो चुके थे। उसके बाद जो मैक्सवेल और जो वोक्स हैं उन्होंने बहुत शानदार बैटिंग की, नंबर 8वीं विकेट पे मैक्सवेल ने सेंचुरी की, फिर वोक्स ने 50 की, तो वो ऊपर लेके गए। अगर पाकिस्तान इन दोनों पे फोकस करता है, इनको पकड़ता है, तो इसके अलावा जो बाकी उनके बैट्समैन है उसमें स्वाय मिलान के अलावा कोई इतना ज़्यादा, लेकिन इंग्लैंड को हराना भी तो हमने 131 रन से है ना अब्दुल रऊफ साहब। यानी ये ऐसी टीम है जिसको हम 131 रन के मार्जिन से या 28 ओवर्स में स्कोर पूरा करके इन केस हम चेज करते हैं तो अब ये कर लें। लेकिन उसमें ये है कि देखें अगर बारिश होगी तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आपको सिंपली उनको हराना पड़ेगा। तो जो अभी तक जो लक है वो पाकिस्तान की फेवर कर रही है। जिस तरह कल कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से मैच जीत जाएगा, 90 थे, मगर एक फिर आप इसको मिरेकल ही कह सकते हैं कि वो मैच जीत गया ऑस्ट्रेलिया। और इसी तरह का मेरा ख्याल है कि सुबह भी हम किसी मौजूदे के इंतजार में, हम ये कह सकते हैं कि कल कम से कम ये 90% फाइनल हो जाएगा कि पाकिस्तान कोई टीम सेमीफाइनल पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। अब मेरा ख्याल है 100% कल फाइनल हो जाएगा। कल के मैच 100% कल का मैच डिटरमिन कर देगा कि पाकिस्तान अगर तो बारिश की वजह से वो बिल्कुल वाश्ड आउट हो गया, एक पॉइंट मिला, तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और अगर वो श्रीलंका जीत जाता तो फिर उसके बाद वो भी पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मगर अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो फिर हमारे लिए मेरा ख्याल है कि कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद अगर मगर का खेल खत्म हो जाएगा। यानी कल के बाद हम ये बहस नहीं कर रहे होंगे जो आज हम कर रहे हैं। कल के बाद नहीं, कल लास्टली व्हाट आर यू लुकिंग एट? कल जो है वो क्या होने जा रहा है? देखें वैसे तो न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, मगर एक उन्होंने जो डिसीजन लिया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उन्होंने टॉस जीत के साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग करवा दी थी। अभी तक सिर्फ उस एक डिसीजन की वजह से पूरा टूर्नामेंट में वो कास्ट कर रहे हैं। अगर उन्होंने उनको बैटिंग करवाने के बजाय खुद बैटिंग की होती तो मेरा ख्याल है कि आज रिजल्ट टोटली डिफरेंट होते और सेमीफाइनल के लिए न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुका होता। मगर इस तरह के डिसीजन हुए और मेरा ख्याल है कि इस तरह शायद वो इस तरह का डिसीजन आगे ना ले। अच्छा, हमारी सियासत के अंदर तो कुछ भी प्रोडिक्ट करना जो है ना वो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही होती है और फिर वो कहते हैं ना रूल्स ऑफ द गेम पता नहीं है। यहाँ पे तो रूल्स ऑफ द गेम पता है। इस पे तो आपको प्रेडिक्शन दे सकते हैं, इज इट श्रीलंका और इज इट न्यूजीलैंड टुमारो? देखिए न्यूजीलैंड के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर टीम है और वो ज़्यादा कंपोज्ड है। उसके बाद जो उनकी बैटिंग है सारी इनफॉर्म है। श्रीलंका की थोड़ी सी ये है कि जो उनकी हासारंगा मेजर स्पिनर्स थे वो इस टूर्नामेंट से पहले ही अनफिट होकर बाहर हो चुके थे और उन पर श्रीलंका की टीम बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी। तो अब मेरा ख्याल है कि उनके पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर है नहीं या स्पिनर ऐसा है नहीं कि जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन है उनको मेंटेन कर सके। दूसरी जानब जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन है बहुत ज़्यादा इनफॉर्म है, तो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि आप इसको कह सकते हैं कि अपसेट ही कह सकते हैं अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे। अब्दुल रऊफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साबिक टेस्ट क्रिकेट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेरा ख्याल है कि इनकी गुफ्तगू से मैं तो ये एज्यूम कर पाया हूँ कि हमें ज़्यादा दुआ यही करनी चाहिए कि कल बारिश हो जाए, मैच ना हो। अदरवाइज न्यूजीलैंड बड़ी स्ट्रॉन्ग है एंड दे कैन कम हार्ड अगेंस्ट श्रीलंका, और श्रीलंका अगर हार जाती है और न्यूजीलैंड ये मैच जीतने में कामयाब हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर इंग्लैंड को 131 रन के मार्जिन से हराना या फिर 28 ओवर्स के अंदर अगर वो चेज़ कर रहे हैं तो इस सारे स्कोर को अबूर करना। ये एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। यानी ये कल एटलीस्ट ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि पाकिस्तान की टीम का अगर मगर का खेल बरकरार है, सेमीफाइनल में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।